तो सबसे पहले तो कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं यहीं पर आज मैं बताना चाहूँगा। इस दौरान हो सकता है बाकी मेंबर भी जुड़ जाएं कि हमारे पास कोई भी प्रश्न आता है तो ये आप ध्यान में रखें कि जब जन्म कुंडली आती है तो जन्म कुंडली के माध्यम से हम एक से ज़्यादा या कई प्रकार के प्रश्न देख सकते हैं, परंतु जब हमारे पास प्रश्न कुंडली के द्वारा प्रश्न आता है तब सिर्फ और सिर्फ जो प्रश्न पूछा गया है उसके संदर्भ में ही प्रश्न कुंडली में देखा जा सकता है। अगर जातक ने प्रश्न आकर किया कि मेरी शादी नहीं हो रही और मेरी शादी कब हो सकती है, तब हुरारी नंबर जो हमने लिया उसमें सिर्फ और सिर्फ हम उसकी शादी के विषय में देख सकते हैं। उसमें ना तो हम कोई नौकरी के विषय में देख सकते हैं, ना कोई अन्य प्रश्न देख सकते हैं। वो प्रश्न सिर्फ और सिर्फ शादी के विषय में देखा जाएगा। और कोई भी प्रश्न आता है तो चंद्रमा का जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रश्न की सार्थकता, तो शादी का प्रश्न है तो चंद्रमा जो है वो 2, 7, 11 भावों में किसी के साथ जुड़ा हो, या फिर जो कारक होता है शादी का जैसे शुक्र है, मंगल है, गुरु को भी लेते हैं, तो इनमें से किसी के साथ जुड़ा हो, तो ऐसे हम स्थिति देखते हैं। और उसके बाद जो भी मुख्य भाव है उसके उपनक्षत्र से हम प्रॉमिस को देखते हैं। फिर उसके बाद मुख्य और सहायक भावों के जो कारेश ग्रह हैं उनको हम लेते हैं। यदि ग्रह अधिक होते हैं तो फिर हम जो रूलिंग ग्रह हैं उनके द्वारा जो अनावश्यक ग्रह हैं उनको निकाल देते हैं बाहर, यानी कि कॉमन ग्रह ले लेते हैं। और उसमें से भी जो पॉजिटिव होते हैं उनके द्वारा हम देखते हैं कि ये शादी देने के लायक हैं या शादी देने के सक्षम हैं। तो यहाँ पर हमेशा ये ध्यान में रखें कि चंद्रमा का जुड़ना जातक के मन की स्थिति, उसके ही अर्ज को दर्शाता है। तो प्रश्न आपके समक्ष जो आए उसमें ये हमने देखना है कि वो विषय किस प्रकार से जुड़ रहे हैं। हम कोई भी जब उदाहरण समझते हैं या कोई भी मैं उदाहरण लेता हूं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप इसी ढंग से मैं बताता हूं। आपको जो पीडीएफ दिए गए हैं उसमें भी जो उसमें हुरारी में नियम दिए गए हैं उन नियमों में भी यदि आप पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो हमेशा हमें सभी जो ये नियम है उनको फॉलो करते हुए ही आगे देखना चाहिए। तो अभी जैसे हम मान लीजिए कोई प्रश्न यदि हम देखते हैं, अब हम तीसरे भाव से संबंधित विषय को हम जो है समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसमें जातक ने पूछा कि नौकरी में मेरा तबादला क्या हो सकता है, क्या मेरे शहर में हो सकता है जहाँ मैं अपने परिवार के साथ रह सकूँ। इसका मतलब ये है कि वो अपने परिवार से दूर कहीं भी नौकरी कर रहा था और उसने ये प्रश्न पूछा कि मैं ट्रांसफ़र, क्योंकि ट्रांसफ़र जो होता है तबादला वो भी तीसरे भाव से देखा जाता है। तो नौकरी में तबादला मेरे शहर में कब हो सकता है जहां मैं अपने परिवार के साथ रह सकूं।
तो ऐसे में फरारी नंबर जो है 72 दिया गया 2 दिसंबर 2011 को और 10:48 सुबह यह प्रश्न अहमदाबाद में देखा गया। अब यह प्रश्न कुंडली बना ली है। तो सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि जो नौकरी में तबादला है, छठा भाव जो होता है नौकरी का होता है, तीसरा भाव जो होता है ये तबादले का होता है, तो यहां पर तीसरा भाव जो है तबादले का, तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 10, 12 भाव, क्योंकि नौकरी में तबादला, अब नौकरी यानी कि प्रोफेशन, तो तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 10, 12 इन भावों का कार्येश हो तब तबादला हो सकता है। तीसरा भाव इसलिए क्योंकि जिस जगह पर होगा वो चौथा भाव है, तो जिस जगह पर होगा वो चौथा भाव है, तो तबादले के लिए वो उस स्थान को छोड़ना, यानी कि चौथे भाव का व्यय भाव तीसरा भाव एक्टिव होना, यात्रा करवाना, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर भी हम कह सकते हैं। तो तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 10 इसलिए क्योंकि वो प्रोफेशन के अंतर्गत, नौकरी के अंतर्गत 3, 10, 12 भावों का कार्येश हो। तो तीसरा भाव जो है यात्रा का, स्थान बदलने का, दशम भाव जो है कंपनी, 12वां भाव जो है दूर जाना या अनजान जगह। यहां पर दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, क्योंकि वो अपने शहर में तबादला चाहते थे, तो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 4, 11 भावों का कार्येश। चौथा भाव जो उनका शहर या उनका जो जहाँ पर परिवार रहता है या जहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपने शहर परिवार के साथ, चौथा भाव, और 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति का। तो अब जैसा कि सबसे पहले हम प्रश्न के द्वारा ये देखते हैं कि चंद्रमा जो है वो क्या दर्शा रहा है। आप देख सकते हैं कि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है और बुध के उपनक्षत्र में है। चंद्रमा जैसा कि आप देख रहे हैं कि 8वें भाव में स्थित है, पहले का स्वामी है, राहु के नक्षत्र में। राहु जो है 5वें भाव में स्थित है। अब राहु को देखें कि वो किस ग्रह की राशि में है, मंगल की राशि में। तो मंगल जो है दूसरे भाव में स्थित है, 5, 10 का स्वामी है। तो दूसरा भाव ये भी परिवार का होता है, दशम भाव जो है प्रोफेशन का हो गया। चंद्रमा जो है आगे बुध के उपनक्षत्र में, और बुध जो है 5वें भाव में स्थित है, 3 और 12 का स्वामी है। तीसरा भाव जो है स्थान परिवर्तन का। 5वां भाव जो है एक तरह से हम कह सकते हैं बच्चों का भी, और स्थान परिवर्तन में जब नौकरी के संबंध में, तो एक जगह से छूटकर दूसरी जगह पर जाकर ज्वाइन करना, मतलब कि 5वां भाव एक तरह से एक्टिव होना और 12वां भाव जो है वो नई जगह। तो यहाँ पर इसके अलावा शो कंसोलिडेटेड में करते हैं तो हमें राहु के सभी भाव भी दिखते हैं। और जैसा कि राहु का जो हम PACT पैक्ट, प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन राशि लॉर्ड लेते हैं, तो उसके अंतर्गत जो है ये सभी भाव आते हैं, और इसमें जो है तीसरा भाव और 12वां भाव और दशम भाव भी आ रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है जातक के प्रश्न की अर्ज को दर्शा रहा है। तीसरा और 12वां भाव जो है तबादला है, दशम भाव जो है कंपनी है, 8वां भाव जो है किसी ना किसी प्रकार से दिक्कत रुकावट आदि है, 12वां भाव जो है वो भी परेशानी को दर्शाता है, और पहला भाव जो है स्वयं जातक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है सार्थक है। और इसके अलावा हमेशा ध्यान में रखें, परिवार के साथ जो रीयूनियन है, दूसरा भाव परिवार का, पंचम भाव जो है उनके साथ लगाव, प्रेम,
11वां भाव जो है इच्छा। तो 2, 5, 11 ये परिवार के साथ रीयूनियन को भी दर्शाता है, परिवार के साथ मिलन को भी दर्शाता है। अब जैसा कि नियम है कि तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 10, 12 भावों का कार्येश हो, तो यहां पर हम देखते हैं तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी है बुध और 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है बुध। तो यहां पर एक तो नियम के अनुसार से हम इसको देखेंगे, दूसरा हमेशा ध्यान में रखें पहला भाव और 11वां भाव। पहला भाव जो होता है स्वयं जातक है, उसके एफर्ट्स हैं, उसकी तरफ से किए गए एफर्ट्स हैं। तो लगन का उपनक्षत्र जैसे मंगल है, और 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति का, डिजायर्स का, फुलफिलनेस ऑफ डिजायर्स। तो 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो मंगल है। तो अब जैसे कि तीसरे का उपनक्षत्र बुध है, 12वें का उपनक्षत्र बुध है, तो यहां पे हम बुध और मंगल दोनों को देखेंगे। तो हमारे नियम के अनुसार तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 10, 12 भावों का कार्येश हो तो तबादला हो सकता है। अब यहां पर बुध को यदि हम देखते हैं तो बुध 5वें भाव में स्थित है, 3, 12 का स्वामी है, अपने ही नक्षत्र में रीनफोर्स है, 5वें में स्थित है, 3, 12 का स्वामी है। और शुक्र के उपनक्षत्र में है, जो है शुक्र 6ठे भाव में स्थित है, 4, 11 का स्वामी है। तो देखिए यहाँ पर 3, 12 भाव हमें मिल गए हैं नियम के हिसाब से। 4 और 11 भाव जो है, चौथा भाव जो जहाँ पर परिवार है, 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्थिति को, जो स्थिति है उसको भी दर्शा रहा है और एक तरह से प्रॉमिस की पूर्ति भी कर रहा है। अब यहां पर 11वां भाव और लगन का उपनक्षत्र मंगल, इसको भी हम देखें। जो मंगल है दूसरे भाव में स्थित है, जो कि परिवार, 5वें और 10वें भाव का स्वामी है। 5वां भाव क्या है? परिवार के साथ प्रेम। 10वां भाव क्या है? कंपनी। मंगल आगे शुक्र के नक्षत्र में 6, 4, 11। तो 6ठा भाव क्या है? जॉब का है। और 11वां भाव क्या है? इच्छा पूर्ति है। तो कहने का मतलब कि 2, 4, 5, 6, 10, 11, इसमें से 2, 5, 11 परिवार के साथ रीयूनियन का कॉम्बिनेशन भी मिलता है। और 6, 11 जो है एक तरह से ये नौकरी को वहाँ पर एक तरह से दर्शाता है। चौथा भाव 4, 11 घर को भी दर्शाता है। तो जातक के एफर्ट्स जो हैं और उसकी जो इच्छा है वो भी दर्शा रहा है। मंगल आगे सूर्य के उपनक्षत्र में 2, 5, 2, 5 भी जो है एक तरह से परिवार के साथ प्रेम, रीयूनियन। तो यहाँ पर ये स्थिति भी हमें पता चल रही है। और हमें यहाँ पर टेनेंटेड अनटेनेंटेड को देखे बिना ही हमें ये स्थितियां जो है मिल रही हैं। चाहे वो तीसरे और 12वें भाव का उपनक्षत्र बुध है, चाहे वो लगन और 11वें भाव का उपनक्षत्र मंगल है, तो ये स्थितियां हमें मिल रही हैं। अब यहाँ पर 3, 10, 12 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा अंतर्दशा को हम देखेंगे। और प्रश्न के समय जैसे कि आप देख सकते हैं राहु की महादशा, बुध की अंतर्दशा चल रही थी। तो 3, 10, 12 भावों के कार्येश ग्रहों को देखें। तीसरे भाव के कार्येश सूर्य है, शनि है, बुध है, राहु है, बुध है। तो राहु बुध तो हमें यही मिल गए। 10वें भाव के शनि मंगल है, 12वें भाव के बुध राहु बुध हैं। तो 3, 10, 12 भावों के कार्येश ग्रह जो हैं सूर्य, मंगल, बुध, शनि, राहु। सूर्य, मंगल, बुध, शनि, राहु, यही ग्रह आ रहे हैं। अब प्रश्न के समय राहु की महादशा चल रही थी, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 दिसंबर 2011 को ये जो है प्रश्न पूछा गया था। तो राहु की महादशा चल रही थी और प्रश्न कुंडली में उस समय राहु की महादशा 28 जुलाई 2020 तक, और 2011 में प्रश्न पूछा गया था। तो काफ़ी लंबी अवधि।
अब राहु में बुध की अंतर्दशा चल रही थी प्रश्न के अनुसार, और बुध की अंतर्दशा देखे तो जनवरी 2013 तक, और प्रश्न पूछा गया दिसंबर 2011 में, तो यानी कि बुध की अंतर्दशा भी जो है लंबी अवधि तक। अब यहां पर महादशा स्वामी राहु और अंतर्दशा स्वामी बुध, क्या ये पॉजिटिव हैं? इनको हम देखेंगे कि ये क्या दर्शा रहे हैं। तो महादशा स्वामी राहु जो है, यदि हम देखें तीसरे भाव 12वें भाव को दर्शा रहा है, उप नक्षत्र पर भी जो है 4-11 6-4-11 पॉजिटिव भावों को दर्शा रहा है। अंतर्दशा स्वामी बुध को देखें, ये भी 3-12 और उप नक्षत्र पर जो है पॉजिटिव भावों को दर्शा रहा है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि महादशा स्वामी और अंतर्दशा स्वामी जो है पॉजिटिव हैं। अब बात आती है प्रत्यंतर दशा की। तो प्रश्न 2 दिसंबर 2011 को, उस समय मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही थी जो कि 12 दिसंबर तक, उसके बाद राहु की प्रत्यंतर दशा, उसके बाद गुरु की प्रत्यंतर दशा, उसके बाद शनि की प्रत्यंतर दशा, और शनि की प्रत्यंतर दशा के बाद जो है अंतर्दशा फिर केतु की अगली शुरू होती है। अब यहां पर सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो हमारे 3, 10, 12 भावों के कारेश ग्रह आए थे, उसमें महादशा स्वामी राहु है, अंतर्दशा स्वामी बुध है, प्रत्यंतर दशा स्वामी मंगल, राहु, गुरु, शनि। मंगल भी है, राहु भी है, गुरु है, ये हम देखें तो गुरु नहीं है, शनि है, यदि देखें तो शनि है। तो मंगल, राहु, गुरु, शनि में, कृपया म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस आ रही है। तो मंगल, राहु, गुरु, शनि में यदि हम देखें, मंगल की तो अवधि बिल्कुल जो है समाप्त होने को, राहु प्रत्यंतर दशा, लेकिन राहु को महादशा के रूप में हम ले चुके हैं। हालांकि राहु, यदि इन सभी को देखें, मंगल, राहु, गुरु, शनि, मंगल, राहु, गुरु, शनि, इनमें से कौन पॉजिटिव है? मंगल भी पॉजिटिव है लेकिन उसकी अवधि कम है, राहु भी पॉजिटिव है, गुरु उप नक्षत्र पर 5वां भाव दे रहा है, तो गुरु भी एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव है, और शनि जो है, शनि भी एक तरह से जो है 3-12 भाव दे रहा है, वो भी एक तरह से पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम यदि रूलिंग ग्रहों की मदद लेना चाहते हैं तो वो हम ले सकते हैं। तो यदि 2 दिसंबर 2011 10:48 सुबह अहमदाबाद के रूलिंग ग्रह लें तो सूर्य, शनि, राहु, शनि, शुक्र, ये रूलिंग ग्रहों के रूप में आते हैं। और लगन के जो को रूलिंग हैं, शनि, सूर्य, शुक्र, और चंद्र के को रूलिंग जो हैं शनि, राहु, बुध आते हैं। क्योंकि राहु तो रूलिंग ग्रहों में आ रहा है पहले 5 रूलिंग ग्रहों में, लेकिन बुध अंतर्दशा स्वामी जो है वो उस तिथि, समय और जगह के हिसाब से चंद्र के उपनक्षत्र के रूप में बुध जो है आ रहा है, तो वो 6th सेंस के रूप में उसको लिया जा सकता है। अब मंगल, राहु, गुरु, शनि में से रूलिंग ग्रहों में शनि और राहु आ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि प्रत्यंतर दशा राहु उसमें तबादला हो सकता है, या फिर प्रत्यंतर दशा शनि उसमें तबादला हो सकता है। तो उनका जो तबादला 26 नवंबर 2012 को 26 नवंबर 2012 को और यहाँ
25 नवंबर तक सूर्य की सूक्ष्मा, उसके बाद चंद्र की सूक्ष्मा, और 24 दिसंबर 2012 को उन्होंने वहां पर अपने जहां पर उनका परिवार था वहां पर उन्होंने ऑफिस को ज्वाइन किया था। तो राहु की महादशा, बुध की अंतर्दशा, शनि की प्रत्यंतर दशा। राहु की प्रत्यंतर दशा भी उपयुक्त थी, परंतु राहु लिया जा चुका, और जैसा कि राहु है रूलिंग ग्रहों में एक ही बार आया था, तो इसलिए फिर शनि को जो है महत्व दिया गया। तो शनि की प्रत्यंतर दशा में, यानी राहु बुध शनि, इस दशा में जातक का तबादला हुआ और वो अपने परिवार के साथ गया। तो देखिए, जैसा कि मैंने ये आपको बताया कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। महादशा स्वामी पॉजिटिव है, रूलिंग ग्रहों में मौजूद है, मुख्य और सहायक भावों के कार्येश में है, तो उसको लिया जा सकता है और हमने लिया। अंतरदशा स्वामी 3, 10, 12 भावों के कार्येश में है, पहले 5 रूलिंग ग्रहों में नहीं था, लेकिन बुध की अंतरदशा लंबी अवधि की थी। मैं साथ में जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि महादशा राहु की प्रश्न पूछा गया 2 दिसंबर 2011 को, तो अभी 2020 तक राहु की महादशा प्रश्न कुंडली के हिसाब से तो लंबी अवधि है। तो राहु 3, 10, 12 के कार्येश में भी है और वो रूलिंग ग्रहों में भी है, तो उसको हमने लिया। और राहु जो है वो पॉजिटिव भी है, जैसा कि हमने देखा उपनक्षत्र तक भी पॉजिटिव है, तो इसको हम ले सकते हैं। ठीक है। अब अंतरदशा स्वामी बुध, बुध जो है उसकी अंतरदशा जनवरी 2013 तक लंबी अवधि है, क्योंकि दिसंबर 2011 के बाद बुध की अंतरदशा जनवरी 27 जनवरी 2013, तो लंबी अवधि है, तो इसको हम ले सकते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि बुध 3, 10, 12 के कार्येश में है, लेकिन रूलिंग ग्रहों में पहले 5 रूलिंग ग्रहों में नहीं था। अब यहां पे हम रुक जाते हैं कि पहले 5 रूलिंग ग्रहों में बुध नहीं है, तो क्या ये हमें फल दे सकता है? क्योंकि 3, 10, 12 के कार्येश में है और इसकी लंबी अवधि है। तो हमने देखा कि बुध जो है चंद्र के उपनक्षत्र के रूप में, सिक्स्थ सेंस के रूप में आ रहा है, तो इसको हम ले सकते हैं। अब ये भी हमने लिया, हमारी राहु महादशा और बुध अंतरदशा सिलेक्ट होगी। अब बात आ गई प्रत्यंतर दशाओं की। प्रश्न समय प्रत्यंतर दशा मंगल, उसके बाद राहु, उसके बाद गुरु, उसके बाद शनि। तो यहाँ पे मैं बुध, अब देखिए मंगल, राहु, गुरु, शनि। अब शनि के बाद तो फिर केतु की अंतरदशा आ जाती है, और 2013 तक का ये पीरियड है, ये चारों प्रत्यंतराओं का, जो मंगल की प्रत्यंतरा ऑलरेडी चल रही थी, उसके बाद राहु की आएगी, गुरु की आएगी, शनि की आएगी, तो ये पूरा 2013 तक पीरियड चला जाएगा। तो मंगल जैसा कि 2 दिसंबर 2011 तो 12 दिसंबर तक है, तो थोड़े दिन रह गए हैं। मंगल रूलिंग ग्रहों में नहीं था, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। और क्या मंगल 3, 10, 12 के कार्येश में था? लेकिन रूलिंग ग्रहों में नहीं था, इसलिए इसको हमने वीक माना, वीक मानते हुए छोड़ दिया। अब आगे राहु की प्रत्यंतरा। तो राहु 3, 10, 12 के कार्येश में है, राहु अपने उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव है, लेकिन राहु रूलिंग ग्रहों में एक बार है और उसको ऑलरेडी हम महादशा के रूप में ले चुके हैं, तो इसको हमने वीक माना, स्टैंड बाय कर दिया। स्टैंड बाय मतलब कि राहु बुध राहु में मिल सकती है। ठीक है, ये हमने स्टैंड बाय लिख दिया इसके आगे। अब आगे गुरु की तरफ। तो गुरु 3, 10, 12 के कार्येश में यदि हम देखें, तीसरे भाव के कार्येश में गुरु, दशम भाव के और नहीं है, तो उसको हमने छोड़ दिया। अब उसके बाद शनि आ जाता है। शनि जो है 3, 10, 12 के कार्येश में भी है और रूलिंग ग्रहों में भी 2 बार आया था। चाहे तो एक ही बार आता तो भी वो सही है,
और शनि जो है पॉजिटिव भी है, उपनक्षत्र पर इच्छा पूर्ति को दर्शा रहा है, तीसरे भाव का भी कारेश है, 3, 11, 12 भावों को दे रहा है, जो भाव हमें चाहिए वो हमें दिख रहे हैं। तो राहु को हमने स्टैंड बाय किया था, शनि को हमने और ज्यादा मजबूत मान लिया। तो हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई आपका तबादला राहु बुध राहु में हो सकता है, ये मुझे थोड़ा कमजोर पीरियड लगता है, इस पीरियड में मुझे नहीं लगता है। राहु बुध शनि का पीरियड ज्यादा उपयुक्त लगता है, इस पीरियड में ज्यादा चांसेस हैं आपके तबादले होने के। तो ऐसा हमने प्रिडिक्ट कर दिया, और उनका जैसे कि राहु बुध शनि के पीरियड में ही तबादला हुआ था 24 दिसंबर को। तो इस प्रकार से ऐसे हम दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को लेते हैं। आप ये मान लीजिए कि जैसे हमने महादशा को लिया, अंतरदशा को लिया, प्रत्यंतर दशा जो नहीं उपयुक्त थी उनको छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न कुंडली में, मान लो प्रश्न कुंडली आई आपके पास और प्रॉमिस मिल गया, लेकिन दशाएं जो हैं वो उपयुक्त नहीं है, महादशा ही नहीं शो कर रही किसी भी हाउस को। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर नेगेटिव है। फिर वो प्रश्न की स्थिति कि यदि मान लो नौकरी से संबंधित प्रश्न है और महादशा लंबी अवधि की है, तो ऐसा नहीं है कि अब वो 5-6 साल नौकरी नहीं कर पाएगा। तब हमें ये देखना होगा कि अंतरदशा का पीरियड कितना है और जो प्रत्यंतर दशा उस प्रश्न कुंडली में चल रही है उसका पीरियड कितना रह गया। अब जैसे यहाँ पे मान लो नौकरी का प्रश्न हो और प्रॉमिस नहीं मिल रहा हो, तो राहु की महादशा, प्रॉमिस मिल रहा हो लेकिन राहु की महादशा पॉजिटिव ना हो, तो ऐसे में हम देखेंगे कि बुध की अंतरदशा कितनी है, वो लंबी अवधि की है। उसके बाद हमने देखा कि मंगल की प्रत्यंतर दशा जो है थोड़े दिनों की है, तो उसको हम ये बोल सकते हैं भैया 12 दिसंबर के बाद आप एक बार दोबारा आकर फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि बुध की अंतरदशा का पीरियड छोटा हो तो उस पीरियड के बाद उसको हम कह सकते हैं कि वो पीरियड गुजर जाए, उसके बाद पुनः आकर आप दोबारा से हम आपका प्रश्न लेंगे, तब हमें स्थिति स्पष्ट होगी। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में हम इस प्रकार से ये स्थितियों को देखते हैं। तो सिलसिले अनुसार दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को ऐसे ही यदि आप करेंगे तो आपके उत्तर सही होंगे। किसी का कोई प्रश्न? नो सर। जी।